एक बार पुनः स्वागत है आपका साधना कैरियर पॉइंट में। हम बात कर रहे थे शब्दों की। शब्दों के क्रम में हमने सबसे पहले जाना कि शब्द किसे कहते हैं, उसके भेदों के बारे में कि किस तरह से किस आधार पर हम इन शब्दों को के भेद कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो उसके हमने चार भेद की बात की थी। नंबर एक, उत्पत्ति यानी रचना, उत्पत्ति यानी उसके जन्म के आधार पर। तो उसके आधार पर हमने 5 तरह के शब्दों की बात की थी कि 5 तरह से हम उत्पत्ति के यानी रचना उसके जन्म के आधार पर उन शब्दों को बांट सकते हैं, जिसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों की बात हम पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटने की। कि व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना, यानी किस तरह से उसकी बनावट हुई है, यानी बनावट, रचना या व्युत्पत्ति एक ही तरह से हम उसको कह सकते हैं कि यानी किसी शब्द की रचना किस दृष्टि से हुई है, उस रचना की दृष्टि से शब्दों को किस तरह से बांटा जाए। और आगे फिर हम बात करेंगे कि भाई अर्थ के आधार पर हम शब्दों को कितनी तरह से, इन दोनों चीजों पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना के आधार पर या उसकी बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो सबसे हम बात करते हैं इसी क्रम में आगे। तो व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति यानी रचना यानी बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति यानी रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का भेद। तो देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें, रचना के आधार पर हम बात करें, तो शब्दों को हम मेनली कितने रूपों में बांट सकते हैं? 3 रूप में बांट सकते हैं। सबसे पहले इसको हम कहेंगे नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? रूढ़ का मतलब होता है कि जब कोई शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाए, रूढ़ हो जाए, तब हम उसे रूढ़ शब्द कहेंगे। या फिर अगर किसी शब्द को हम तोड़ें तो तोड़ने के बाद उसके जो टुकड़े हों उसका कोई अर्थ ही ना निकले, ठीक है, तो वो रूढ़ कहलाएंगे। जैसे हमने बात करी, कुछ शब्द लेते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिया हाथी। अब यहां हाथी में हम हा और थी को अगर तोड़ते हैं, अलग अलग कहीं से भी शब्द को तोड़ते हैं, तो ये शब्द बिखर जाएगा, इसका कोई मायने नहीं निकलेगा। और दूसरी चीज है, ये रूढ़ होता है अपने अर्थ के लिए। मतलब अगर हाथी है तो हाथी का एक ही अर्थ मतलब होगा हाथी, इसका वो किसी दूसरे अर्थ में ये यूज नहीं हो सकता। हमने घोड़ा की बात करी, घोड़ा, तो ऐसे शब्द जो एक किसी विशेष अर्थ में ही यूज हो, मतलब जिसका अर्थ जो है स्पष्ट हो कि हाँ इसी अर्थ में उसको यूज करना, रूढ़ हो जाए, वो उसके अलावा किसी चीज के में वो अर्थ ना दे, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? वो रूढ़ शब्द कहलाएगा। जैसे घोड़ा, घर, घर का मतलब घर से ही है और किसी चीज में उसका यूज नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ये शब्द ज्यादातर छोटे होते हैं, बहुत बड़े शब्द इसमें नहीं आते हैं। तो ये सब हो गए आपके रूढ़ शब्द। दूसरे हम बात करें यौगिक शब्द। यौगिक, यौगिक का मतलब क्या होगा? यौगिक, योग से बना है यौगिक, योग, यानी यहां पर योग का मतलब होगा कि अगर हम दो शब्दों को, दो रूढ़ शब्दों को अगर आपस में हम जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। दो योग रूढ़ शब्दों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो वो यौगिक शब्द हो जाएगा। दो रूढ़ शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा हाथी, ठीक है, और इसके साथ में एक शब्द मैंने जोड़ दिया घर। मान लो यहाँ पर एक घर, अगर मैंने कहा घर, अभी बात करी कि घर अपने अपने रूढ़ शब्द है। अब हाथी के साथ में मैं घर जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? हाथी घर। अब ये हाथी घर, क्योंकि दो रूढ़ शब्द आपस में जुड़ चुके हैं, तो ये क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो रूढ़ शब्दों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो इतना समझना है कि रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो छोटे होते हैं,
या फिर जिनको आपस में तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे ही तोड़ेंगे तो वो कोई अर्थ नहीं लेंगे तोड़ने के बाद, और अपने एक विशिष्ट अर्थ में ही यूज होते हैं। हाथी का मतलब हाथी से किसी दूसरी जगह उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम जैसे यौगिक शब्द को बात करें तो यौगिक में हमने कहा यौगिक शब्द योग से बना है, यानी इसमें कई शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों को हम आपस में जोड़ दें रूढ़ शब्दों को, तो वो यौगिक शब्द बन जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने बात करा हाथी और घर को जोड़ा तो हाथी घर हो गया। तो अब यहां पर अगर हम इसको तोड़े तो ये दो रूढ़ शब्दों में टूट जाएगा, हाथी और घर, तो ये शब्द हो गया। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरी चीज हो जाती है योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ में कैसे शब्द आते हैं, तो योग रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जो जिनमें योग भी हो, देखो योग भी हो, जो रूढ़ भी हो। और देखो यौगिक में और योग रूढ़ में अंतर क्या है, यौगिक में योग हो रहा था तो रूढ़ शब्दों में रूढ़ मतलब रूढ़ जाके यौगिक बन जा रहे थे, लेकिन यहां पर योग तो होगा, यानी वो शब्द आपस में हर योग रूढ़ शब्द यौगिक भी होगा, क्योंकि वो योग दो जोड़ रहा है, योग और रूढ़, यानी योग होगा रूढ़ शब्दों का योग होने के बाद में भी वो अपने यानी यौगिक तो है, लेकिन साथ में हम क्या कहेंगे, तो वो साथ में अपने ये देगा कि यौगिक होने के साथ साथ में वो क्या होगा कि तीसरा अर्थ दे देगा अपने हाथ में। यानी जब हम बहुव्रीहि समास को उदाहरण पढ़ते हैं वो इसमें आ जाएंगे। जैसे हमने बात की योग रूढ़ शब्द की, जैसे मैंने एक शब्द कहा जलज, अब इसको जलज को हम तोड़ेंगे तो जल प्लस ज, यानी जल में जन्म लेने वाला, तो शब्द तो है यहाँ पर दो, लेकिन अब अगर हम इसमें देखेंगे तो जलज को जब हम एक साथ देखेंगे इसको एक रेखा में, तो जलज का मतलब हो गया कि ऐसे शब्द जिनका ऐसा हो जिसका जल में जन्म लेने वाली चीज है। तो जलज, अब जल में जन्म लेने वाली की बात करेंगे तो जलज किसे, जल में जन्म लेने वाली मछली भी है, जल में आपको जोंक भी है, लेकिन जलज केवल हम एक ही शब्द के लिए रूढ़ हुआ है, वो है कमल। तो यहां अर्थ तो इसका यह हो रहा है कि जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, लेकिन जल में जन्म लेने वाली हर चीज को हम जलज नहीं कह रहे हैं। जलज केवल एक ही अर्थ में रूढ़ हो रहा है और वो चीज है कमल। तो यहां पर इस शब्द को हम ये समझेंगे कि ये रूढ़ भी हो जाए, यौगिक होने के साथ में रूढ़ हो जाए केवल एक ही अर्थ के रूप में, तो वहां पर हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे हमने जलज की बात करी, तो ये जल में जन्म लेने वाली हर चीज के लिए युक्त नहीं होगा, ये केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए हम इसको योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में जानेंगे। दूसरा शब्द हो गया चक्रपाणी। चक्रपाणी, ठीक है, पाणी का मतलब होता है हाथ, चक्र का मतलब होता है चक्र, यानी जिसके हाथों में चक्र हो। तो चक्र ज्यादातर हाथों में कोई भी, लेकिन चक्र हाथों में हम चक्रपाणी किसे कहेंगे, तो यहां पर चक्रपाणी के रूप में आप समझ जाओगे कि चक्र हाथों में कौन, विष्णु के अवतार के रूप में जो भी विष्णु के अवतार हैं वो अपने हाथों में चक्र धारण करते थे, तो चक्रपाणी उसके रूप में यूज हो जाएगा, विष्णु के रूप में इसका अर्थ निकल आएगा। ठीक है, और इसके लिए हम इसके अलावा जो भी देखो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो इसमें आ जाएंगे। बहुव्रीहि समास में भी क्या होता है, जहां कोई तीसरा अर्थ विशिष्ट होता है, यानी जहां पर ना ही प्रथम पद और ना ही द्वितीय पद प्रधान हो, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। जब बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी दो शब्दों को मिलने के बाद में जब इसका अर्थ एक विशिष्ट अर्थ में ही रूढ़ हो जाता है तब ये अर्थ क्या कहलाएगा। अब देखो जल प्लस ज, यानी जल में जन्म लेने वाला, अब ये ना जल के अर्थ में यूज हो रहा है ना जन्म लेने वाले के अर्थ में यूज हो रहा है, तीसरा ही अर्थ इसका क्या कहलाएगा, कमल। तो ऐसी जगह पर हम क्या कहलाएंगे, कमल के रूप में। ऐसी चक्रपाणी कहूंगा। तो योग रूढ़ शब्दों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि योग रूढ़ बहुव्रीहि समास वाले उदाहरणों में जाते हैं यहाँ पर, यानी बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, समास जब आप आगे पढ़ेंगे समास के बारे में बात करेंगे तो बहुव्रीहि समास में जो उदाहरण आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वो योग रूढ़ में आ जाएंगे। आप डिटेली आप इसको आप केवल ऐसा समझ सकते हो कि जहां पर दो रूढ़ शब्द आपस में जुड़ जाए, यानी ये शब्द यौगिक तो होंगे ही होंगे, चक्रपाणी, चक्र और पाणी शब्द आपस में मिले, यौगिक तो वही है, यानी योग रूढ़, यौगिक भी है रूढ़ भी है, यौगिक होने के बाद जो रूढ़ हो जाए वो शब्द योग रूढ़ कहलाएंगे। रूढ़ हो जाए मतलब एक विशेष अर्थ के उसमें चले जाए, एक विशेष ही अर्थ उसको दें। रूढ़ में भी वही हो रहा था कि एक हाथी का मतलब हाथी है, तो ऐसे शब्द ज्यादातर हो जाते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले उदाहरणों में भी चल जाते हैं। अगर संज्ञा की दृष्टि से देखेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर चले जाएंगे, और समास के रूप में अगर हम देखेंगे तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास की तरफ उधारा करेंगे, तो ये शब्द इसमें आ जाते हैं।
तो अब तीनों शब्द की हम व्युत्पत्ति के आधार पर बात कर सकते हैं, रूढ़ शब्द की, यौगिक की और योग रूढ़ की। तो ध्यान रखेंगे, जैसे मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी अर्थ में रूढ़ हो जाए और इनको तोड़ने पर ये शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता किसी, ठीक है, कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। और छोटे शब्द होते हैं ये ज्यादातर, जैसे हाथी, घोड़ा, घर, और ज्यादातर संज्ञावाचक शब्द होते हैं ये चीजें। यौगिक शब्द की हम बात करें तो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो मिलकर क्या कहलाते हैं, वो मिलकर यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी यौगिक, योग होता है किनका, रूढ़ शब्दों का। तो दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, आपस में जब जुड़ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने बात करी हाथी घर, हाथी और घर को आपस में जोड़ दिया, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी को आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है, तो वो शब्द। हाँ, अब इसमें एक चीज का याद रखेंगे, अभी मैंने एक नाम दिया आपको, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। अब एक चीज ध्यान रखो, घोड़ा भी हिंदी का शब्द है, गाड़ी भी हिंदी का शब्द है, तो घोड़ा गाड़ी जाएगा आपका यौगिक में। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पर रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो मैं संकर शब्द में इसी चीज को आपको समझा रहा था, जो संकर शब्द की बात हुई थी कि यौगिक और संकर शब्द में भेद करना हमें सब सीखना है, यौगिक और संकर शब्द में भेद करना सीखना है। तो आपको बस इतना सा याद ध्यान रखना है कि यौगिक शब्द क्या है, यौगिक, और दूसरी तरफ आपको समझ लेना है संकर शब्द क्या है। तो यौगिक शब्द में क्या होता है, यौगिक शब्द में एक ही भाषा के शब्द होंगे, ठीक है, जिस भाषा का शब्द यहां पर होगा, मान लो ये हिंदी है और दूसरी तरफ भी हिंदी ही होगा, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर शुरू में इंग्लिश आ रहा है और बाद में हिंदी आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अलग अलग भाषाओं के शब्द होंगे संकर में, और यहां पर एक ही भाषा के शब्द होंगे। जैसे मैंने बात की थी आपसे घोड़ा गाड़ी, देखो यहां पर एक बात हमने क्या करी, घोड़ा गाड़ी, अब घोड़ा गाड़ी में दोनों शब्द क्या है, ये भी हिंदी का है और ये भी हिंदी का है और ये भी हिंदी का है। लेकिन मैंने कहा रेलगाड़ी, अभी एक शब्द आपसे लिया, रेलगाड़ी, टिकट घर, ऐसे शब्द भी देख सकते हो और भी है। तो रेलगाड़ी में रेल शब्द किसका है, इंग्लिश का, और गाड़ी शब्द किसका है, हिंदी का। तो बस इतना याद रखना है यौगिक में कि दोनों ही तरफ हिंदी के शब्द आएंगे और संकर शब्द में अलग अलग भाषाओं के शब्द आएंगे, अलग अलग भाषाओं के शब्द आएंगे। तो यहां पर यौगिक शब्द को सीखते समय आपको इससे विभेद करके सीखना है। किस तरह से विभेद करके सीखना है कि संकर शब्द में और यौगिक शब्द में क्या भेद होते हैं, ये आपको यहां पर से भेद करना है। तो जो हमने पीछे संकर शब्द की बात की थी, यहां पर आप इसको आसानी से समझोगे। अगर जैसे मैंने कहा टिकट घर बात की थी, देखो अभी आपसे टिकट घर, टिकट घर, अब टिकट किस भाषा का शब्द है, टिकट इंग्लिश का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है। तो टिकट घर इंग्लिश और हिंदी जोड़ रहे हैं, ये अलग अलग भाषाओं को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर संकर शब्द हो जाएगा। ये अलग अलग भाषाओं के शब्द जोड़ रहे हैं तो संकर शब्द हो जाएगा, लेकिन जब एक ही भाषा के शब्द जोड़ेंगे तो यौगिक शब्द हो जाएगा। तो बस इतना ही इसमें अंतर होता है यौगिक शब्द में और संकर शब्द में। तो रूढ़ शब्द आपको क्लियर हो गया, यौगिक शब्द क्लियर हो गया। योग रूढ़ में आपको इतना ध्यान देना था कि योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द ही होते हैं, यानी कुल मिलाकर यानी रूढ़ प्लस रूढ़ शब्द को ही जोड़ के इसमें ऐसे शब्द बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान देना होता है कि ये शब्द किसी विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हम कहेंगे कि इसमें बहुव्रीहि समास के उदाहरण इसमें आ जाते हैं, ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे जल, जैसे चक्रपाणी, ठीक है, जैसे नीलकंठ, नील और कंठ को जोड़ा, कंठ की विशेषता की वो नील कर्मधारय समास होगा, लेकिन ये नीलकंठ हम बहुव्रीहि समास में डालते हैं क्योंकि इसका विशिष्ट अर्थ हो रहा है, नीलकंठ भगवान शिव को कहते हैं। तो जब किसी अन्य अर्थ के लिए विशिष्ट हो जाए, रूढ़ हो जाए, तो ऐसे शब्द को हम योग रूढ़ कहते हैं। तो हमारे ये थे व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी रचना के आधार पर शब्दों के विभेद। ये हमने बात करी कि रचना के आधार पर शब्दों के विभेद क्या होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि भी अर्थ के आधार पर, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसको आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि भी अर्थ के आधार पर शब्द की, कि अर्थ के आधार पर नंबर 3, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद।
अर्थ के आधार पर शब्द की बात करें तो अर्थ के आधार पर हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, क्या क्या इसके भेद होते हैं, तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो अर्थ के आधार पर मुख्यतः जब हम इसको अर्थ के आधार पर देखेंगे तो आपके सामने 4 रूप इसके देखने को मिलेंगे। अर्थ के आधार पर कितने रूप देखने को मिलेंगे? 4। नंबर 4 रूप कौन से होंगे? नंबर 1 आ जाता है एकार्थी। एकार्थी। नंबर 2 अनेकार्थी। नंबर 3 पर्यायवाची। ऑब्लिक समानार्थी। और नंबर 4 विपरीतार्थ। विपरीतार्थ ऑब्लिक विलोम, इसको हम विलोम भी कहते हैं। तो ये 4 रूप आपको अर्थ के आधार पर आप बात कर रहे हैं कि भाई अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हो सकते हैं। तो इस आधार पर जब आप देखोगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हमने कहा कि भाई अर्थ के आधार पर 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर हम देखेंगे तो नंबर 1 एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम अर्थ। एकार्थी शब्द किसे कहेंगे? एकार्थी का मतलब होता है कि जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता हो उनको हम क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहेंगे। तो वो जितने भी संज्ञावाचक शब्द हैं, जितने भी संज्ञा का मतलब हम कहेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जितनी भी होती है वो एक अर्थ ही देते हैं। जैसे मैंने कहा हिमालय, मैंने कहा हिमालय, हिमालय, ये हिमालय की पहचान है, एक ही अर्थ होगा हिमालय का, हिमालय पर्वत का नाम होगा। या मैं किसी का नाम रख दूं, मैंने बात तो भाई मैं कहता हूं रीता, तो आपका ध्यान सिर्फ यहीं जाएगा रीता की तरफ। ठीक है, कई लड़कियां खड़ी हो, आपका ध्यान रीता की तरफ को जाएगा। या हमने कहा भाई हमने कोई लड़के का नाम इसमें ले लिया, हमने कहा भाई महेश, एक नाम ले लिया, तो आपका ध्यान ये महेश अपने आप में एक अर्थ देगा इससे। तो ये ऐसे शब्दों को या तो किसी नाम के लिए हो जाए या फिर कैसे हो जाए। जैसे मैंने कहा भाई यमुना, नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एकार्थी शब्द हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो अपने में केवल एक ही अर्थ होते हैं, यानी यहां तक हम बात करेंगे कि जितने भी आपके शब्द मिलते हैं, कैसे वो शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा को निरूपित करते हैं, जिससे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पता चलता है, वो सारे शब्द एकार्थी में आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम बात करें अनेकार्थी की। अनेकार्थी में कैसे शब्द आएंगे? अनेकार्थी में किन शब्दों को हम यूज कर सकते हैं? तो अनेकार्थी शब्द में वो शब्द आते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हो। देखो थोड़ा सा ध्यान इसको कोशिश करें। एक से अधिक शब्द, जैसे मैंने एक शब्द लिया आपके यहां पर पत्र। अब पत्र के कौन कौन से अर्थ होते हैं? पत्र में, पत्र माने पत्ता, पत्र में का मतलब क्या हो जाएगा? पत्ता हो गया। पत्र का मतलब समाचार पत्र हो जाएगा। पत्र का मतलब क्या हो जाएगा? चिट्ठी हो जाएगा। तो ऐसे कई अर्थों में जो शब्द यूज होते हैं। दूसरी तरफ हमने बात करी पत्र के अलावा कि हमने और इसमें क्या लेते हैं, जैसे एक शब्द हो गया अंबर। अंबर के कई अर्थ हो सकते हैं, अंबर के हमने कई अर्थ देते हैं। अंबर का मतलब क्या हो सकता है? ठीक है, तो अंबर का हम यहां पर देखेंगे क्या मतलब और हो सकता है। अंबर कपड़ा को भी कहते हैं, अंबर आसमान को भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और भी अर्थ अंबर के निकल जाएंगे। तो अंबर का मतलब इससे हम देखते हैं एक से अधिक शब्द जहां पर यूज हो जाए, यहां पर एक से अधिक शब्द यूज हो, वो शब्द आपके किस में आ जाएंगे? वो अनेकार्थी में हो जाएंगे। और भी बहुत से शब्द होते हैं। कनक, ठीक है, कनक, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा,
ऐसे। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हों वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके अनेकार्थी शब्द। जैसे हमने बात की, जैसे पत्र, जैसे कनक और जैसे अंबर, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द की श्रेणी में कैसे शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द आप जानते हो कि जैसे जैसे हमारा अग्नि है, तो अग्नि को हम और किन नामों से जान सकते हैं, ये पर्यायवाची शब्द की श्रेणी में कहलाएंगे। यानी अग्नि के अन्य जितने भी नाम आएंगे, जितने भी नाम से हम उसे जानेंगे अग्नि को, वो शब्द क्या कहलाएंगे, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी जो उसके समान अर्थ दें। जैसे मैंने एक बात की अग्नि, तो अग्नि के समान जो अर्थ देने वाले शब्द होंगे, यानी समानार्थी शब्द, वही पर्यायवाची शब्द भी कहलाएंगे। जैसे हमने क्या कही, जैसे मैंने कहा भूमि का मैंने पर्यायवाची, मैं आपसे पूछूं कि भाई भूमि, तो आपसे आया कि भाई भूमि का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो आप इसके कई अर्थ इसके बता सकते हो। भाई क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो भू कहते हैं इसको, भूमि, धरा, रसा, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, धरा, रसा, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती, ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं जो भूमि के लिए प्रयुक्त होते हैं। जंगल के लिए आप क्या आ जाए कि भाई जंगल के लिए कौन शब्द हो जाएंगे, तार, बेटा, पी, ऐसे करके बहुत से शब्द आप इसके यूज हो सकते हैं, ठीक है। और जितने भी हम इसके शब्द में यूज करें, जैसे मान लो कि भाई जल का हो जाए, तो जल का हो जाएगा नीर, तोय, पयो, ठीक है, तो पे, ऐसे करके बहुत से शब्द इसमें यूज हो सकते हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। अब अगला आता है विपरीतार्थक शब्द, यानी विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ दे। जैसे मैंने एक शब्द कहा, जैसे दिन है अभी, तो मैंने कहा दिन, अब दिन है, अब विपरीत का मतलब विलोम, यानी उल्टा अर्थ इसका दे, विपरीत अर्थ दे, तो विलोम विपरीत दिन, तो दिन का मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा भाई रात, दिन का क्या हो गया, रात, तो ये इसका विपरीत अर्थ हो गया, बिल्कुल विलोम, उल्टा। और जैसे हमने बात करी, ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि विपरीत अर्थ सब हम किसे कहेंगे। तो विपरीत अर्थ में आता है दिन का रात, राजा का रानी, या ऐसे करके जो शब्द आएंगे जो उल्टे अर्थ देंगे, वो हम क्या कहलाएंगे, वो आपके ये कहलाएंगे विलोम शब्द। तो अब एक बार फिर इसको देख लेंगे कि अर्थ के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को बांटा 4 भागों में, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द में वो शब्द आते हैं जिनका एक ही अर्थ हो, जिनका एक ही अर्थ हो, और इसमें वो शब्द आते हैं जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। अनेकार्थी में शब्द होते हैं जो एक से ज्यादा अर्थ देते हो, मतलब कई अर्थों में यूज हो सकते हैं। जैसे पत्र कहते हैं तो पत्र का मतलब पतला भी हो जाता है, समाचार पत्र भी हो जाता है, चिट्ठी भी होता है। अंबर का मतलब कपड़ा भी हो सकता है, आसमान भी हो सकता है, ठीक है। कनक का मतलब सोना भी हो सकता है और रतुरा भी हो सकता है। ऐसे पर्यायवाची शब्द कि जब एक ही शब्द को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द में हम कहेंगे कि भाई जो उल्टा अर्थ दे, जैसे दिन का रात, ठीक है, अंधेरा का उजाला, अंधेरा का आपका हो जाएगा उजाला। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द कहेंगे। तो अभी हमने जाना कि भाई रचना के आधार पर शब्दों को कैसे बांटेंगे और अर्थ के आधार पर कैसे जानेंगे। आप इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, रोक कर वीडियो को आप इसको देखेंगे। जहां भी कोई दिक्कत होगी उसे आप कमेंट के द्वारा पूछिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।